हेलो 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 हेलो। ऊपर ते नीचे का क्या बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट घोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी घोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सूट क्षमा प्राप्ति बालक मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यूं सब जानूं तने सब बेरा है अंधता तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और हर जगह शेयर कर दो उसको फटाफट से। सारे बच्चे शेयर करो और लाइक ठोको इसको फटाफट से। ठोको ठोको लाइक ठोको। हेलो 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 हेलो। वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का अंतर मंत्र तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव हर हर है जत्ता। क्या हाल चाल है? वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल है मेरे यारों? और कदे हंस भी लिया करो, हंस के दिखा दो एक बार, थोड़ा 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 सा हंस के दिखा दो, थोड़ा थोड़ा सा तो हंस सकते हो। वेरी गुड इवनिंग तुषार, गुड इवनिंग अल्फा, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग गोविंद, गुड इवनिंग सक्षम, गुड इवनिंग समित, गुड इवनिंग चेतन, गुड इवनिंग शिल्पी, वेरी गुड इवनिंग वासुदेव। बहुत 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 आभार आप सभी यहाँ पे आए। आप मुझे डेली देखने के लिए आते हैं, आपको मजा आता है, टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है, अमेंडमेंट्स आपकी अच्छे से क्लियर हो रही हैं, ठीक है जी। चलो, तो आज हमारी फाइनली अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 होने जा रही है। 4 अमेंडमेंट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 है और फिर परसों हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 है। और आई थिंक 7 अमेंडमेंट क्लास के अंदर या 8 अमेंडमेंट क्लास के अंदर पूरी की पूरी इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स हमारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमने लास्ट क्लास में कैपिटल गेन की अमेंडमेंट स्टार्ट की थी और कैपिटल गेन की एक अमेंडमेंट हम खत्म कर चुके हैं। सेकंड अमेंडमेंट क्लास आज हम कैपिटल गेन की डिस्कस कर रहे हैं और कैपिटल गेन की अमेंडमेंट आज खत्म नहीं होंगी, ठीक है ना। इसमें मैं 2-3 लेक्चर और लगाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी है, ठीक है ना। वैसे मोटी मोटी अमेंडमेंट क्या है वो आज पता लग जाएंगी, बट फिर भी 2-3 लेक्चर हम और लगाएंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। सर जी संडे को रहेगा लेक्चर, आपको बता दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा मैं संडे को भी ले लूं, ठीक है, बट मैं कल की क्लास में सैटरडे आपको बता दूंगा कि संडे हमारा लेक्चर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि संडे को एक्चुअली बसंत पंचमी है, तो सरस्वती पूजा होती है और हमारे गुरु जी का मंदिर है, वहां पे सत्संग होता है। तो अगर मैं वहां चला गया तो फिर शायद क्लास आपके संडे को नहीं होगी, फिर मंडे को होगी, और अगर वहां नहीं गया तो फिर आपकी क्लास संडे को भी होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार ये बताओ, लास्ट क्लास में कैपिटल गेन में आपने क्या क्या अमेंडमेंट की, एक बार पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आज वाली अमेंडमेंट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चलो
एक बार आप सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब मेरे को बताओ आपने लास्ट अमेंडमेंट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर हमने भाई साहब कैपिटल गेन की अमेंडमेंट जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अगर मैं कैपिटल गेन की अमेंडमेंट की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से लास्ट अमेंडमेंट क्लास में कैपिटल गेन में एक मेजर अमेंडमेंट हमने डिस्कस की थी। वो मेजर अमेंडमेंट हमने ये डिस्कस की थी कि जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो उसकी ड्यूरेशन में चेंज आया है। उसकी ड्यूरेशन में क्या चेंज आया है कि भैया अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, अगर आपने ट्रांसफर की है बिफोर 23 जुलाई 2024 तो उसमें कोई चेंज नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम है। मतलब वहां पे 12 महीने भी एप्लीकेबल है, वहां पे 24 महीने भी एप्लीकेबल है, वहां पे 36 महीने भी एप्लीकेबल हैं। तो इसको हमने देख लिया था। फिर अगर आपने कोई कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, अब गवर्नमेंट कह रही 12 महीने की लिमिट है और 24 महीने की लिमिट है, 36 महीने की लिमिट वहां पे एप्लीकेबल नहीं है जी। फिर आपको मैंने कहा था कि कुछ केस में हमेशा ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, वहां पे लॉन्ग टर्म गेन आता ही नहीं, वहां पे होल्डिंग पीरियड हमें चेक ही नहीं करना होता। तो वो सारी बातें याद करो। एक तो सेक्शन 50 और एक 50AA, ये दोनों सेक्शन ये थे कि जहां पे होल्डिंग पीरियड हमें चेक ही नहीं करना होता, हमेशा जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा। उसको छोड़ के किस किस केस में कितना होल्डिंग पीरियड हम चेक करेंगे उसके कॉम्प्रीहेंसिव टेबल कल वाली अमेंडमेंट क्लास में आपको बना चुका था जी। आई थिंक उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो पता लग गया ना, कहाँ 12 महीने हैं, कहाँ 24 महीने हैं और कहाँ 36 महीने हैं, कहाँ ऑलवेज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसकी टेबल एक बार नहीं बनाई तो कल वाली अमेंडमेंट क्लास देख लेना, उसके अंदर बहुत बढ़िया टेबल कल हमने बनाई थी। फिर याद करो दूसरी अमेंडमेंट हमने थोड़ी सी ये डिस्कस की थी। एक तो ये चेंज था, फिर दूसरा मैंने कहा था कि याद करो आप कैपिटल गेन में ना पहले इंडेक्सेशन करते थे। अगर आपको याद आ रहा हो कि पहले हम कैपिटल गेन में क्या करते थे, इंडेक्सेशन करते थे। अब इंडेक्सेशन अभी भी करना है, बिल्कुल करना है, बट इंडेक्सेशन अब कब करना है, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उससे पहले। इट मींस अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी 23 जुलाई 24 से पहले है और बेची भी 23 जुलाई 24 से पहले ही है, तो खरीदी भी आपने पहले है, बेची भी आपने पहले है, उस केस में जो कैपिटल गेन होगा सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे जैसे तुम पहले कैलकुलेट करते थे। मतलब याद है ना, होल्डिंग पीरियड भी सेम लेंगे, इंडेक्सेशन भी सेम करेंगे, मतलब सारी की सारी बातें सेम करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 से पहले तो जो तुमने कैपिटल गेन पहले पड़ा हुआ है सेम कैपिटल गेन एप्लीकेबल अब होगा। फर्क बस एक आएगा कि 24-25 का जो इंडेक्स रेट है वो 363 है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है। ये सारी बातें हमने समझी है। अब सुनो ध्यान से, हाँ बिल्कुल ओमकार, बिल्कुल जी। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। अब मैं आज वाली क्लास पे आ रहा हूं। अभी तक हमने आज वाली क्लास स्टार्ट नहीं की थी, अभी तक हमने कल वाली क्लास की रिवीजन की थी कि हमने कल किया क्या था। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चा ये बात कहता है सर एक बात मेरे को बताओ, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट अगर मान लो ट्रांसफर की है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो क्या होगा भाई। मान लो एक कैपिटल एसेट है, मान लो एक कैपिटल एसेट है, वो आपने एक्वायर की है बिफोर 23 जुलाई 24 और आपने ट्रांसफर जो की है वो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 की है, तब क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि सर अगर मान लो कैपिटल एसेट जो मैंने एक्वायर की है एंड ट्रांसफर जो की है वो मैंने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 की है, तब क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलो कि अब कैपिटल गेन में ना, अब जिनके भी एग्जाम अभी हैं, मई 25 में है, जून 25 में है, सितंबर 25 में है, या आपके दिसंबर 25 में है, या इवन जनवरी 26 में भी एग्जाम है। अब तुम्हारे कैपिटल गेन में 3 कैटेगरी बनेंगी और ये 3 कैटेगरी अगर आपने दिमाग में सेट कर ली, मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए तुम गलती नहीं कर सकते। पहले इन 3 कैटेगरी को समझो, वो 3 कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी ये निकल के आ रही है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या निकल के आ रही है आपकी, एक कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी ये है, अगर आपने एक्वायर की कैपिटल एसेट बिफोर 23 जुलाई 24 और आपने ट्रांसफर की है बिफोर 23 जुलाई 24 तो क्या होगा। ये पहली कैटेगरी है कि खरीदा भी आपने पहले है, बेचा भी आपने पहले है, उस केस में क्या होगा। ये पहली कैटेगरी है।
दूसरी कैटेगरी है कि आपने एक्वायर किया बिफोर 23 जुलाई 24 और आपने बेचा जो है, ट्रांसफर जो आपने किया है वो किया है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने खरीदा पहले, बेचा आपने बाद में, उस केस में क्या होगा, सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी ये निकल के आ रही है, थर्ड कैटेगरी आ रही है कि आपने जो खरीदा है वो भी आपने ऑन और आफ्टर है, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, इसकी नोटिंग मत करना जी। और जो आपने बेचा है वो भी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 है। ये तीन कैटेगरी निकल के आ रही है, इसको नोटिंग नहीं करना, कोई भी बच्चा इसको नोट डाउन नहीं करेगा, इसकी नोटिंग मैं बहुत बढ़िया तरीके से बाद में कराऊंगा। अभी सिर्फ समझो कैटेगरी कितनी निकल के आ रही है। पहले मेरे को बताओ, क्या इसके अलावा कोई कैटेगरी बन सकती है? सारे बच्चे बताओ, इसके अलावा कोई कैटेगरी बन सकती है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई कैटेगरी आ रही है इसके अलावा? जल्दी बताओ, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई भी कैटेगरी बन रही है? नहीं आ रही है, आ ही नहीं सकती है। ये तीन ही कैटेगरी बन सकती हैं कि खरीदा पहले, बेचा पहले तो क्या होगा, खरीदा पहले बेचा बाद में तो क्या होगा, आपने खरीदा बाद में बेचा बाद में तो क्या होगा। अब कई बच्चों को ना यही पल्ले नहीं पड़ रहा कि यार गाबे एक बात बता, ये डेट हमारे किस काम की है, ये डेट बार बार क्यों बोल रहा है। अरे मेरे नालायक को, पूरे कैपिटल गेन में यही डेट काम की तो है, क्योंकि यही तो बजट आया था, यही तो प्रॉब्लम हो गई। इसी चक्कर में डेट ही तो हमें याद करनी है। हर बच्चा, ये मान लो कोई तुमसे पूछे कि बर्थडे कब है, बोल दो 2 बार है, एक तो एक्चुअल बताओ, दूसरा याद कर लो 23 जुलाई। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, सोते जागते उठते 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई, बोला 23 जुलाई या उसके बाद ट्रीटमेंट अलग है, 23 जुलाई से पहले ट्रीटमेंट अलग है। तो ये डेट ही सबसे खतरनाक है कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बात मेरे को बताओ जी, ये बताओ इसमें से कौन सी कैटेगरी हम कर चुके हैं? इसमें से हम ये वाली कैटेगरी हम कर चुके हैं जी, ये वाली कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाली क्लास में। इसमें क्या होगा, इसमें ओल्ड कैपिटल गेन अप्लाई। ओल्ड कैपिटल गेन मतलब जो तुमने पहले कैपिटल गेन पढ़ा है वही सेम एप्लीकेबल होगा। भाई शॉर्ट टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन कैसे करेंगे वो तुम्हें पता है, वो सारी बातें जो तुमने पहले पढ़ी सेम अभी एप्लीकेबल होगा, इस वाले केस में एप्लीकेबल होगा जी। बात मेरी समझ में आ रही है जी? अब एक बार यहां पे आओ, अब ये सेकंड कैटेगरी ध्यान रखना है, सेकंड कैटेगरी क्या है जी। अब आ जाओ, मैं तुम्हें यहां पे पढ़ाता हूं जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार चेक करो, ये रहा आपका सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होगी वो यहाँ पे बताया हुआ है सारी बातें। अब बस यहाँ पे ना एक बात मुझे जो आपने बतानी है, वो आपने क्या बतानी है वो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को बताएंगे। ये राज, ये सारे के सारे बच्चे ना ये 2.5 लाइनें जो हैं, ये लाइनें पढ़ेंगे। 2.5 लाइनें क्या है जी, आओ जी एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सारे बच्चे एक बार अब ये लाइनें पढ़ें क्या लिखी है। ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कॉन्सिक्वेंट, कह रहा है कॉन्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024 इन सेक्शन 48, इन सेक्शन 48 जो कंप्यूटेशन का है, कह रहा है नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउएबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट टेकिंग प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। मतलब सिंपल सी बात वो ये बात कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो ये बात कहना चाह रहा है कि भैया नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउएबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट टेकिंग प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। उसने बात खत्म कर दी, उसने एक लाइन में काम खत्म कर दिया। कह रहा अगर कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने 23 जुलाई या 2024 के बाद बेची है तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकलेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही क्यों ना हो, बस ये बात ध्यान दो। मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी है तो विदाउट इंडेक्सेशन कोई तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा जी, हम इंडेक्सेशन करेंगे ही नहीं, भूल जाओ इंडेक्सेशन, किसी भी तरह का इंडेक्सेशन होगा ही नहीं यहां पे जी। तो पहले तो दिमाग में ये बात डालो, अगर आपने ट्रांसफर किया, अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, चाहे वो मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं, उस केस में तो भी मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। विदाउट इंडेक्सेशन मुझे कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपको नहीं लग रहा ताई जी ने काम खराब कर दिया जी? आपको लग रहा भाई साहब ताई जी ने क्या लिख दिया? मतलब भाई साहब इंडेक्सेशन ही हटा दिया यार।
मतलब जो मेरी इन्फ्लेशन की वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो मेरी इन्फ्लेशन की वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट कह रही तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो कॉस्ट जितनी मर्जी इन्फ्लेट हो रही हो, हम चेक ही नहीं करेंगे भाई, हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर आपने बेचा है तो हम कोई भी कैलकुलेशन जो करेंगे वो विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे, हम विद इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। जो तुम्हारे कैपिटल गेन कंप्यूट किए जाएंगे वो सारे के सारे विदाउट इंडेक्सेशन होंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि आज चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, अगर 23 जुलाई 24 के बाद बेचूंगा तो कंप्यूटेशन दोनों की सेम है। पहली बात तो ये समझो कि अब जो है, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर मान लो पहले, अब चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, अब कंप्यूटेशन में दोनों में फर्क ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा। कोई इंडेक्सेशन हमें करनी नहीं है अगर आपने ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, और वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पर तो पहले भी नहीं था, शॉर्ट टर्म पर अभी भी नहीं है, लॉन्ग टर्म पहले था, लॉन्ग टर्म पे इंडेक्सेशन हटा दिया। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर बट हमने तो सुना है कुछ और, कि हमने कुछ न्यूज में ऐसा ऐसा सुना है कि वो लैंड बिल्डिंग वाले केस में इन्होंने कुछ इंडेक्सेशन दिया है कि भैया वो इंडेक्सेशन के बाद तुम्हारा इतना रेट लगेगा और इंडेक्सेशन से पहले तुम्हारा इतना रेट लगेगा। तो ये तो हमने कहीं सुना है जी। एक बच्चा ताई जी की तारीफ करने आ गया, पल्लवी कह रही नहीं मेरी ताई ने सही किया है, कह रही गाबे के बच्चे कैपिटल गेन का रेट भी तो रिड्यूस कर दिया, उसने 12.5 रेट कर दिया, तो क्या गलत कर दिया है? अगर उसने इंडेक्सेशन हटा भी दी तो क्या गलत किया गाबे के बच्चे, तू ये बता, रेट भी तो उसने कम किया। अब मेरे पल्लवी, मेरे नालायक, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, उसने रेट कम किया उसके बाद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा। इंडेक्सेशन से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था। जो प्रॉपर्टी तुमने 1974 के अंदर परचेज किया है, आज तुम बेच रहे हो, उसका इंडेक्स रेट 2001 का 100 था, वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी, उससे 12.5% से कुछ नहीं हो रहा, अभी बहुत नुकसान है, अभी भी मेरे बहुत नुकसान है, समझो मेरी बात को। नो डाउट रेट कम किया, आई अप्रिशिएट, थैंक यू ताई जी, रेट आपने कम किया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना उतना, उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ रहा। और यही प्रॉब्लम हुई एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में इन्होंने बजट पेश किया, क्योंकि फाइनेंस बिल 2 बार आया, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद। इलेक्शन वाले पहले, जो इलेक्शन से पहले फाइनेंस बिल था, इन्होंने क्लियर लिख दिया था कि भैया इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, और विदाउट इंडेक्सेशन जो रेट होंगे वो 12.5% रेट एप्लीकेबल होंगे। फिर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लोगों ने इनके अगेंस्ट बोला, और कल फाइनली बजट आने वाला। देखो इस बार के बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, बट मैं क्लियर कर दूं, लेट मी क्लियर। हेलो भाई साहब, ओए चिंटू, लेट मी क्लियर। कल का जो बजट आ रहा है, कल का जो बजट आ रहा है, सुनो सुनो, क्योंकि कल तुम मैसेज बहुत सारे फॉरवर्ड करोगे, गाबा सर देखो हमें बजट पढ़ना आता है, तुम कहीं स्क्रीनशॉट लगाओगे न्यूज चैनल के, देखो गाबा सर में पता है बजट, और तुम मुझे फिर मैसेज करोगे गाबा सर चेंज आ गया कैपिटल गेन में, आपने कल अमेंडमेंट क्लास दी, आज चेंज आ गया, अब क्या ये चेंज पढ़ना है? गाबा सर वो डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स रेट बदल गए, गाबा सर वो रिबेट बदल गई। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, जो कल बजट आने वाला है, पहली बात तो वो एक्ट नहीं है, वो बिल है। फिर बिल होगा, पार्लियामेंट के हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन बनेंगे, फिर कहीं जाके वो एक्ट बनेगा, उसके बाद कहीं जाके वो एप्लीकेबल होगा। तो जिनके भी एग्जाम, सुन लो ध्यान से, कान खोल के सुन लो, पहले दोनों कान ऐसे करो, ऐसे खींचो ताकि अंदर कुछ जाए, सुनो ध्यान से। अब जिनके भी एग्जाम मई 2025 में है, जिनके भी एग्जाम जून 2025 में है, जिनके भी एग्जाम सितंबर 2025 में है, जिनके भी एग्जाम दिसंबर 2025 में है, जिनके भी एग्जाम जनवरी 2026 में है, कल वाला बजट उनके एग्जाम में किसी काम का नहीं है। ये बात कान में दोनों में डाल लेना, क्योंकि बहुत जगह पे तुम्हारे पास मैसेज आएंगे भाई अब क्या करना है, तो वो बजट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में समझना एक अलग बात है, एग्जाम में पढ़ना एक अलग बात है। सर क्या आप हमें बजट का ज्ञान दे सकते हैं? ज्ञान मैं दे दूंगा, उस बजट में क्या आया, क्या चेंजेस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका पूरा कंप्लीट सेशन बना के डाल दूंगा। बट एक भी चीज तुम एग्जाम में नहीं करके आओगे, और ना मेरे को मैसेज करोगे सर ये अमेंडमेंट आएगी नहीं आएगी, पर तुम्हारे अंदर फिर अलग तरह की चूल है, तुम मुझे फिर भी मैसेज करोगे गाबे के बच्चे बताना अमेंडमेंट आएगी नहीं आएगी, मैं फिर तुम्हें सेम रिप्लाई करूंगा कि ये जो बजट है ये तुम्हारे एग्जाम में पहली बात क्यों आएगा, मेरे को समझाओ ना।
तो जितने भी एग्जाम इस साल में हैं, इवन जनवरी 26 में सीए वाले बच्चों के एग्जाम होते हैं, तो भाई एक ही बजट है, फाइनेंस एक्ट 24 जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट क्लास चल रही है, यही बजट तुम्हारे एग्जाम का है। कल वाला बजट तुम्हारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है। तो उसमें कैपिटल गेन में चेंज आए, स्लैब रेट में चेंज आए, रिबेट में चेंज आए, सरचार्ज चेंज हो जाए, नया डीटीसी कोड आ जाए, फिर भी तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल आ चुके हैं, क्लैरिफाई कर चुका है कि तुम्हारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 24 ही आएगा। जो 2025 वाला बजट है वो तुम्हारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आती है? अब मुझसे कल डाउट तो नहीं पूछोगे? पक्का पक्का ना? और दूसरों को भी गाइड कर दोगे? जो कमेंट बॉक्स में डालेगा कल, कमेंट में कई बच्चे डालेंगे तो उनको गाइड कर दोगे कि भाई विवेक सर ने कल कहा था ये बजट एप्लीकेबल नहीं है, उसको समझा भी देना क्यों एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि पहली बात वो मार्च में जाके एक्ट बनेगा, तुम्हारा एग्जाम मई जून में है, पहली बात तो वो आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात हमारा इंस्टीट्यूट क्लियर है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एक अटेम्प्ट पहले, मतलब अगर मान लो पेपर 2025 में है तो बजट 2024 हमारे एग्जाम में आता है, ये इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर रखा है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं फिर कह लिया बच्चा अगर एक बार फिर बताओ, करक्ट सुनो, करक्ट तुम्हें करक्ट सुनने की आदत होगी ना। कल वाला बजट मई 25, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 26 में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कल वाला बजट मई 25, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 26 में नहीं आएगा कल वाला बजट। प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकता है, आएगा 1 अप्रैल से, बट वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ। अब एक बात मेरे को बताओ, ये पढ़ने से क्या लग रहा है? ये पढ़ने से ये बात तो क्लियर हो गई भाई, अगर ट्रांसफर मैंने की कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो ये बात तो क्लियर है भाई, अब मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जो भी मुझे कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे वो विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे, उसमें मुझे इंडेक्सेशन नहीं करना पड़ेगा। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, इन्होंने इंडेक्सेशन मना कर दिया, इन्होंने इंडेक्सेशन मना कर दिया, इट मींस हमें दर्द हुआ, हमें दर्द हुआ। क्यों दर्द हुआ? क्योंकि इंडेक्सेशन मना कर दिया। अच्छा, इंडेक्सेशन मना कर दिया इसलिए हमें दर्द हुआ क्योंकि इंडेक्सेशन से हमारी कॉस्ट बढ़ती थी, कॉस्ट बढ़ती थी तो गेन कम आते थे। नो डाउट उस टाइम रेट भी 20% था, अब रेट भी 12.5% हो गया। नो डाउट इन्होंने रेट कम किया, बट थोड़ा दिल में अजीब सा लगा कि इंडेक्सेशन करने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी, कॉस्ट बढ़ती थी तो गेन कम आते थे। इंडेक्सेशन कहीं ना कहीं सही था क्योंकि मार्केट में जो इन्फ्लेशन आ रही है उस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती थी, देन हमारे गेन आते थे। बट मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक बात पे सोच के बताना, जहां पहले इंडेक्सेशन मिलता था वहां इंडेक्सेशन बंद कर दिया तो वहां तो दर्द हुआ, वहां तो दर्द हुआ, और दर्द होना वाजिब भी है क्योंकि पहले इंडेक्सेशन था, अब इंडेक्सेशन नहीं है। बट कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहां पहले इंडेक्सेशन था ही नहीं। अब जब पहले इंडेक्सेशन था ही नहीं तो पहले वहां पे इंडेक्सेशन होता ही नहीं था, और आज भी इंडेक्सेशन नहीं होगा, तो उसमें फर्क नहीं पड़ा। फर्क वहां पड़ा कि जहां पे पहले कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के टाइम पे हम इंडेक्सेशन करते थे, अब इंडेक्सेशन करने से मना कर दिया, वहां हमें अजीब लग रहा है। बट जहां पहले भी इंडेक्सेशन नहीं था तो यहां तो अभी भी इंडेक्सेशन नहीं है, उस केस में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी जगह होती थी कि जहां पहले इंडेक्सेशन नहीं था और जहां पहले इंडेक्सेशन था। अब जहां जहां था वहां वहां खत्म हो गया, जहां जहां पहले नहीं था तो यहां पर तो अभी भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि हमें फर्क कहां पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके, भाई हम पढ़े लिखे बच्चे हैं यार, हम प्रोफेशनल हैं, हम डिग्री ले रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, हम ऐसे कोई फुद्दू घूमते बच्चे नहीं है, कोई हमें पागल मत देगा। किसी ने पूछ लिया भाई तू बार बार रो रहा है, इंडेक्सेशन हटा दिया हटा दिया हटा दिया हटा दिया, तो पहले ये बता पहले इंडेक्सेशन किस किस पे था? था इंडेक्सेशन नहीं, किस किस पे था? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे था भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे था, तो लॉन्ग टर्म तो कई सारी थी। तो क्या हर केस में इंडेक्सेशन था? क्या हर कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे इंडेक्सेशन था? नहीं नहीं, सब पे नहीं था। तो सब पे नहीं था, किन किन पे नहीं था? तो जिन पे नहीं था उस पे अभी भी नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है तुझे? तो फर्क तो वहां पड़ रहा है ना जहां पे इंडेक्सेशन था, अब इंडेक्सेशन नहीं हो रहा। तो पहले ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि पहले कहां पे इंडेक्सेशन होता नहीं था और कहां पे होता था। पहले मैं इसकी टेबल बनवाऊं, तुम्हें टेबल बनवाऊं,
पक्का पक्का, तुम्हें मजा आएगा बहुत, ठीक है। चलो अब एक बार ऐसा करते हैं, सारे बच्चे थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है जी। आ जाओ, अब यहाँ पे ऐसा करो, एक बार सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखो सारे बच्चे लिखो जी। यहाँ पे हेडिंग डाल दो पहले, कंप्यूटेशन, हेडिंग डालना कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन या इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबिलिटी, इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन या इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबिलिटीज। एग्जाम रिलेटेड है भाई, एग्जाम रिलेटेड ही है ये सारा कुछ, एग्जाम के रिलेटेड ही है। और क्या हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें नहीं चल रही हैं, सब कुछ एग्जाम के अंदर आएगा जी, ठीक है जी। अब यहां पे एक तरफ लिखो नेम या नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, फिर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 24, उसके बाद यहां पे लिखो ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। ठीक है जी। अब पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ जी, इधर देखो ध्यान से, याद करो, पहले मेरे को बताओ, याद करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, याद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में कौन कौन सी एसेट आती थी, अगर आपको याद आ रहा हो, लॉन्ग टर्म गेन 112 है, एक तो इक्विटी शेयर आते थे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आती थी, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आते थे। और तुम सब जानते हो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 होता था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं था, क्योंकि वहां पे कॉस्ट निकालने का तरीका अलग था, अगर आपको याद आ रहा हो। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, ये आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, एक बार कॉपी खोल के देखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, जहां पे 3 एसेट्स होती थी, जहां पे 3 एसेट्स होती थी, याद है वो शेयर्स वाले केस में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, उन 3 केस में वहां पे कॉस्ट निकालने का तरीका अलग था। अब तुम्हें याद कराऊं कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था वहां पे, याद करो, कॉस्ट निकालने का तरीका था हायर ऑफ ए एंड बी, फिर बी का मतलब लोअर ऑफ 1 एंड 2। अब हायर ऑफ ए एंड बी में पहला जो होता है एक्चुअल कॉस्ट, फिर बी में था आपका सेल प्राइस, और 31 जनवरी की एफएमबी, उसमें से लेस लेते थे, फिर उसमें से हायर लेते थे, फिर वो तुम्हारी कॉस्ट बनती थी। तो वहां पे इंडेक्सेशन तो पहले भी नहीं था, तो वहां पे पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस अमेंडमेंट का, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है जी। तो लिखो यहां पे, लिखो यहां पे। तो पहला यहां पे था, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इक्विटी शेयर where STT paid on sale and purchase, where STT paid sale and purchase, एक तो ये था जी। दूसरा फिर यहां पे क्या था, दूसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एसटीटी पेड ऑन सेल, मतलब सेल मतलब ट्रांसफर। और फिर यहां पे था यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, एसटीडी पेड ऑन ट्रांसफर। सर बोथ बिफोर ऑप्शन
नहीं होना चाहिए क्या? बोथ, बोथ बिफोर क्या? क्या कह रहे हो बोथ बिफोर? भाई एक बिफोर होगा और एक ऑन और आफ्टर होगा, कि पहले क्या करते थे और अब क्या करेंगे। बोथ बिफोर करके क्या करोगे? ठीक है, अब ये जो चीजें थी, ये जो था कैपिटल गेन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 112A विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और यहां पर भी सेम है जी, यहां पर भी सेम ही है। कैपिटल गेन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 112A विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है जी। यहां पे जो लिखा है वो लिखा है यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जी, ठीक है। अब बताओ इस पे कोई इंपैक्ट पड़ा? तो इस पे हम यहां लिख सकते हैं नो इंपैक्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2024। इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। जो तुम पहले करते थे वही तुम अब करते हो, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो इसमें हौ हल्ला मचाने वाली कोई बात नहीं है कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, जो पहले था वही सेम है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आएगा, लो जी नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेप्रीशिएबल एसेट। अब सारे बच्चे बोलना, अगर मैं डेप्रीशिएबल बात करता हूं जी, अगर मैं डेप्रीशिएबल बात करता हूं, याद है डेप्रीशिएबल में ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था सेक्शन 50 के अंदर। डेप्रीशिएबल याद करो, डेप्रीशिएबल, तो डेप्रीशिएबल में ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था। तो अभी भी डेप्रीशिएबल में शॉर्ट टर्म आएगा। तो शॉर्ट टर्म पे तुम सब जानते हो इंडेक्सेशन पहले भी नहीं था, इंडेक्सेशन अभी भी नहीं था जी। तो डेप्रीशिएबल एसेट पे लिखो यहां पे, अगर मैं डेप्रीशिएबल की बात करूंगा तो लिखो यहां पे नोट अवेलेबल सिंस कवर्ड अंडर सेक्शन 50 ऑलवेज STCA, ऑलवेज STCA, ठीक है जी। और अभी भी यहां पे नोट अवेलेबल सिंस कवर्ड अंडर सेक्शन 50 ऑलवेज STCA, यहां पे आएगा नो इम्पैक्ट, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2024। यहां पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा जी, यहां पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। एक आपने पढ़ा होगा स्लम सेल, याद है स्लम सेल सेक्शन 50B। अब याद करो स्लम सेल वाले केस में भी इंडेक्सेशन नहीं था पहले, अगर आपको याद आ रहा हो स्लम सेल वाले केस के अंदर भी इंडेक्सेशन नहीं था पहले। याद करो सेक्शन 50B, जब तुम स्लम सेल वाली कैलकुलेशन करते थे तो स्लम सेल के अंदर भी इंडेक्सेशन नहीं था पहले, तो अब भी नहीं है जी। तो यहां पे अगर मैं स्लम सेल की बात करूंगा नोट अवेलेबल, और यहां पे क्या आएगा नोट अवेलेबल, ठीक है जी, नोट अवेलेबल, और यहां पर भी क्या आएगा नोट अवेलेबल। तो स्लम सेल वाले केस के अंदर भी इंडेक्सेशन नहीं है। उसके बाद इसका इसका इसमें कुछ इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो ये सेम लाइन यहां पर भी चिपका लेना, सेम लाइन, ये नो इंपैक्ट वाली लाइन यहां पर भी चिपका लेना, इस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा जी, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब मेरे को एक पॉइंट और बताओ यहां पे, अच्छा और बताओ कुछ तुम्हें याद आ रहा है, और कोई ऐसा केस जहां पे इंडेक्सेशन नहीं था, और कोई ऐसा केस जहां पे इंडेक्सेशन नहीं था। याद करो बॉन्ड्स और डिवेंचर, हाँ जी बॉन्ड्स और डिवेंचर, याद करो
जो हमने प्रोविजो की थी सेक्शन 48 की बॉन्ड्स और डिवेंचर वाले केस के अंदर भी पहले इंडेक्सेशन मिलता नहीं था, बट हाँ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड उन दोनों पे इंडेक्सेशन मिल जाता था, बाकी बॉन्ड्स और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं था जी। एक बच्चा कह रहा है स्लम सेल क्या था? भाई सेक्शन 50 में स्लम सेल नहीं पढ़ा था क्या, जहां पे तुम पूरी अंडरटेकिंग बेच देते हो, पूरा डिवीजन बेच देते हो, तो पूरे डिवीजन पे कैपिटल गेन निकलता है। स्लम सेल उसकी बात हो रही है जी। ठीक है, तो लिखो यहां पे जी, अब यहां पे लिखो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। ठीक है ना, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। तो यहां पे पहले था नोट अवेलेबल और यहां पर अभी भी नोट अवेलेबल, बट यहां पे कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जी। अब कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड यहां पर अवेलेबल था पहले और यहां पर भी अवेलेबल था पहले, बट अब यहां पे जो हो चुका है, यहां पहली अमेंडमेंट आई है, अब यहां पे नॉट अवेलेबल होगा, क्योंकि अब यहां पे इंडेक्सेशन सब में हट चुका है जी। उसने बोला ना किसी भी तरह की कैपिटल एसेट है अब उस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो इस पे हट चुका है। मतलब पहले कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे था, अब इस पे भी कोई इंडेक्सेशन नहीं है। जो कैपिटल गेन हमें निकालने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होंगे, यहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जी, इसके नीचे लिखा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, SOVEREIGN, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा और बताओ जी, और बताओ, और बताओ यहां पे क्या था। अब याद करो, एक पॉइंट और था आपका, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। याद करो, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। ठीक है, और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब मार्केट लिंक्ड डिवेंचर और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, अब मार्केट लिंक्ड डिवेंचर और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब यहां पे ये जो था नोट अवेलेबल, ठीक है जी, सिंस सेक्शन 50AA अप्लाई, उसमें ऑलवेज STCA, उसमें एक मानते थे ऑलवेज STCA जी। हाँ बस बिल्कुल सही बात है दिव्या। दिव्या देखो, दिव्या कितनी अच्छी समझ गई। दिव्या कह रही यार गावे यार पागल है क्या, सिंपल भाषा में बताना, जहां नहीं था वहां भी नहीं है, नो इम्पैक्ट, जहां था वहां खत्म हो गया। याद कर लिया, याद तो कर लिया दिव्या, बट ये डायग्राम तुम्हारे बहुत काम आएगा ना। ये डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं, ये एग्जॉस्टिव डायग्राम है, ताकि जब तुम रिवीजन करोगे इस डायग्राम को देख लोगे ना, तुम्हें आइडिया होगा कि कहां पहले था और कहां अब नहीं करना, क्योंकि जहां पहले नहीं था वहां तो अभी भी नहीं है जी। ठीक है, लिखो यहां पे जी, यहां पर भी सेम भी आएगा, नोट अवेलेबल सिंस सेक्शन 50AA अप्लाई। ठीक है जी, ऑलवेज STCA, हमेशा वहां पे STC आएगा जी, हमेशा वहां पे क्या आएगा, STC आएगा। क्लियर है जी, हमेशा वहां पे क्या आएगा, STC आएगा। डन। अब एक बार और एक बार और लगाओ जी यहां पे। अब बताओ, अब यहां पे लिखो एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे पहले भी नहीं था जी, नोट अवेलेबल, यहां पर क्या आएगा, नोट अवेलेबल। वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को तो यहां से बाहर निकाल दो। अब यहां पे लिखो, यहां लिखो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन अबव। अब जो कोई भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यहां पे बड़े बड़े शब्दों में लिखो अवेलेबल, और यहां पे अब बड़े बड़े शब्दों में लिखो नोट अवेलेबल।
ठीक है जी, ये आपका पूरा डायग्राम है। तो पहले ये समझो कि कहां पर पहले था और कहां पर अब नहीं है। तो मेनली बस ये निकल के आ रही है कि जो मेन अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, जो भी तुम नॉर्मल कैपिटल गेन निकालते थे विद इंडेक्सेशन, अब उन सब जगह पे खत्म हो चुका है। अब जो तुम्हें गेम निकालने हैं वो विदाउट इंडेक्सेशन गेन निकालने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो आपके दिमाग में आई थिंक अब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी। ये डायग्राम अब आपके सामने है भाई, कहां पर पहले अवेलेबल था, कहां पर अब अवेलेबल नहीं है, कहां कहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ा, कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ा है। तो आपके सामने पूरी पिक्चर है इंडेक्सेशन से रिलेटेड। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये क्या हुआ, अब सबसे मेन मुद्दा पता है क्या सर? सबसे मेन मुद्दा ये है भाई, ये सबसे मेन मुद्दा है। लड़ाई तो इस चीज की है, इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अब जब गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लिखी, इस अमेंडमेंट को लिखने के बाद ना भाई साहब मार्केट में बड़ी दिक्कत आई। इस अमेंडमेंट को लिखने के बाद ना मार्केट में इतनी प्रॉब्लम आई, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे कई वीडियो, इवन मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि क्या फर्क पड़ेगा इंडेक्सेशन से, और आपको मैंने उस वहां पे एग्जांपल लेके भी दिखाया कितना हैवी लॉस हो रहा है। माना रेट कम हो गए हैं, माना रेट कम है सर, बट रेट कम होने के बावजूद भी आज हमें नुकसान होता है। तो मैंने कहा था बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर जो आपने सुना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है राघव चड्ढा, जो सांसद हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आप क्या इंडेक्सेशन हटा रहे हो। अब वो सांसद के अंदर बात बोली, मतलब पार्लियामेंट के अंदर बात बोली, तो बात और वायरल हो गई। फिर बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी, जिनको टैक्स की नॉलेज थी, सबने, जो भी सीएम में जितने भी टैक्स के कंसल्टेंट थे, सबने वीडियोस बनाई और मार्केट में एक हवा चल गई, भाई साहब इंडेक्सेशन हटा के बहुत गलत कर दिया। अब आप सब जानते हो कि ये भाई साहब बीजेपी गवर्नमेंट है। ये जो इन्होंने एक बार स्टेप ले लिया, ये स्टेप बहुत मुश्किल से पीछे लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने ना एक ऐसी अमेंडमेंट की कि आधे लोग तो पहली बात वो अभी भी गलत समझ रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चे गलत पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि अमेंडमेंट आई क्या है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटेशन में चेंज नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है कि भैया कंप्यूटेशन तो वही है जो हमने बता दिया ना भाई, ये लाइन तो पत्थर की लकीर है, इस लाइन को नहीं हम हटा सकते, ये लाइन पत्थर की लकीर है। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद कोई भी एसेट बिकेगी विदाउट इंडेक्सेशन ही गेन निकलेगा। हम कंप्यूटेशन में चेंज नहीं कर रहे, हम किसी भी तरह के कंप्यूटेशन में चेंज नहीं करेंगे। जो कंप्यूटेशन हमने बताई है वही कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, जैसे बताई है वैसे करनी पड़ेगी, विदाउट इंडेक्सेशन ही तुम्हें कंप्यूटेशन करनी है। बट अब इन्होंने एक अमेंडमेंट कीजिए, अब इनको लग गया भाई साहब पब्लिक अगेंस्ट हो रही है, इलेक्शंस भी आ गए। कल नहीं 5 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन है, उसके बाद फिर बिहार के इलेक्शन है, अलग अलग जगह इलेक्शन है, तो पब्लिक हमारे अगेंस्ट हो गई। चलो माना हम सेंट्रल के अंदर जीत गए, बट अगर स्टेट में हारना स्टार्ट हो गए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इन्होंने कहा जी हम ऑप्शन देने जा रहे हैं। अब कमाल की बात देखना, ऑप्शन क्या दिया, कई लोग उसे क्या समझ रहे हैं और किस तरह से वो समझा रहे हैं और क्या गलत इंटरप्रेशन है, और आपको मैं दिखाऊंगा। इसका एग्जांपल हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को भी हम डिस्कस करेंगे। अब सुनो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेंडमेंट क्या की, इन्होंने क्या किया यहां पे देखना क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 सेक्शन 112। इन्होंने क्या किया, सेक्शन 112 में चेंज किया। सेक्शन 112 में चेंज क्यों किया, क्योंकि सेक्शन 112 ए में तो पहले भी इंडेक्सेशन नहीं था, अब भी इंडेक्सेशन, ये दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत वहां है जो लॉन्ग टर्म गेन मेरे सेक्शन 112 में आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म गेन मेरे 112 में आ रहे हैं। अब एक बात मेरे को बताना, लॉन्ग टर्म गेन 112 में कौन से आते हैं, गोल्ड वाले आते हैं, गोल्ड हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स हो गया, सिल्वर यूटेंसिल्स नहीं आते, सिल्वर की रिंग हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब कुछ हमारे 112 में आते हैं। ये सारे के सारे जो 112 में लॉन्ग टर्म नहीं आता तो वो सारे के सारे 112 के अंदर ही तो आते हैं। तो जितने भी बच्ची कुछ एसेट्स हैं जो 112 ए में नहीं आ पा रही वो सब 112 में आ जाती हैं। अब देखना इन्होंने कितनी चालाकी से गेम खेला। इन्होंने कहा देखो जी, अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ो। कह रहा है ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचईएफ। पहली बात तो जो अब हम बताने जा रहे हैं, ये लो वही पढ़े जो पहली बात तो इंडिया का रेजिडेंट है।
नॉन रेजिडेंट वाले तो कान खोल के सुन लें, नॉन रेजिडेंट वाले अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे विदाउट इंडेक्सेशन ही गेन निकलेंगे और टैक्स रेट जो होगा वो 12.5% होगा। जो इंडिया के रेजिडेंट हैं उनको हम बेनिफिट देने जा रहे हैं। क्या बेनिफिट देने जा रहे हैं? पहली बात, रेजिडेंट भी सारे नहीं, ओनली इंडिविजुअल और एचसीएफ। हेलो, हाँ, ओए 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 ओ, क्या कंपनी के पास बिल्डिंग है, कंपनी के नाम पे लैंड है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लैंड है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। क्या लोकल अथॉरिटी के नाम पे है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। क्या सोसाइटी के नाम पे है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। भाई सुनेंगे ही नहीं। अगर तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल एचएफ हो, तब आगे लो पढ़ना, इसके बाद लो मत पढ़ना चाहिए। तो उसने क्या बोला, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ वाइल कंप्यूटिंग टैक्स। भाई साहब कंप्यूटेशन अभी भी नहीं बोला। कह रहे जब तुम अपना टैक्स निकालोगे, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, तो तुम्हारे पेट का दर्द गवर्नमेंट कह रही हम सही कर देते हैं। जब कोई इंडिविजुअल एचएफ जो इंडिया का रेजिडेंट है, जब टैक्स निकालेगा, जब 112 का टैक्स निकालेगा, कंप्यूटेशन नहीं, जब 112 का टैक्स निकालेगा, वाइल कंप्यूटिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो ये बात भी कान खोल के सुन लो, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, और किसी के ऊपर नहीं है। गोल्ड, ड्राइंग, पेंटिंग सब विदाउट इंडेक्सेशन निकलेंगे, 12.5% लगेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ लैंड बिल्डिंग वाले केस में हमें लग रहा है हमें बेनिफिट देना चाहिए, और वो भी तब है अगर तुमने खरीदी पहले है बेची बाद में है। अगर तुमने खरीदी भी बाद में इस डेट के बाद और बेची भी बाद में है, ये बेनिफिट तुम्हारे लिए नहीं है। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने खरीदी पहले है बेची बाद में। उनको एक फायदा देना चाह रहे हैं कि जब वो टैक्स निकालेंगे किस पर, लैंड और बिल्डिंग की ट्रांसफर पर, तो वो क्या कर सकते हैं। देखो जी, लॉन्ग टर्म गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ हैज द ऑप्शन, उनके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अंडर सेक्शन 112 इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ विच इज एक्वायर बिफोर। देखो एक्वायर बिफोर कंडीशन है, एक्वायर बिफोर 23 जुलाई 24 एंड ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। भाई साहब खरीदी पहले और बेची बाद में, ये ऑप्शन भी तब है खरीदी पहले बेची बाद में, खरीदी बाद में बेची बाद में, ये ऑप्शन नहीं है। विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो ये सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो हम बेनिफिट यहां पे देने जा रहे हैं, बेनिफिट उनको देने जा रहे हैं जिन्होंने खरीदी पहले है और बेची बाद में है। अगर खरीदी भी आपने बाद में और बेची भी अपने बाद में है, उस केस में ये लो मत पढ़ना, उस केस में विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% रेट लगेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो खरीदना आपने पहले है, बेचना आपने बाद में है, उस केस में ये लो एप्लीकेबल होगा जी। तो क्या कह रहा है वो? कह रहा है अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर सब्जेक्ट टू लोअर ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। क्या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% जो तुम पहले पे करते थे 20% विद इंडेक्सेशन। जहां टैक्स तुम्हारा कम आए ना वैसे पे कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बार तुम कैपिटल गेन निकाल लो विद इंडेक्सेशन, एक बार तुम कैपिटल गेन निकालो विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन वाले पे 20% लगा दो जो पहले था, विदाउट वाले पे 12.5% लगा दो। जहां टैक्स तुम्हारा कम आ रहा है हमें कम पे कर दो, बट ये कैलकुलेशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कब करनी है, टैक्स निकालते हुए। जब तुम कंप्यूटेशन करोगे वो विदाउट इंडेक्सेशन ही करोगे। एक बच्चा ये बात कह रहा है, गाबे एक बात बता फर्क क्या पड़ेगा। मतलब एक तरह से तो इंडेक्सेशन अलाउड कर ही दिया ना यार गाबे तेरे को पढ़ाना नहीं आता यार एक तरह से इंडेक्सेशन अलाउड नहीं कर दिया भाई। अभी इंडेक्सेशन तो अलाउड कर दिया ना, इंडेक्सेशन के बाद 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो सिंपल सी बात है, जो लेस होगा वो हम पे कर देंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा कंप्यूटेशन में विदाउट इंडेक्सेशन? बहुत फर्क पड़ेगा। आगे देखो उसने क्या लिखा है, देखो उसने क्या लिखा है, चेक करना उसने क्या लिखा है। कह रहा है इट मे बी नोटेड दैट दिस बेनिफिट टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचईएफ इज टू बी गिवन ओनली while computing tax on long term gain 112 on transfer of land building or both and not while computing income under the head capital gain। जब तुम इनकम निकालोगे ना, इनकम निकालते हुए ये मत करना, इनकम निकालते हुए इंडेक्सेशन नहीं है।
इनकम निकालते हुए तो विदाउट इंडेक्सेशन नहीं है, which would form part of gross total income or total income, thus computing income under their capital gain to be included gross total income, indexation benefit not to be given even in case resident individual HF transferring land or building or both owner after which acquire before। चाहे आपने खरीदी पहले हो बेची बाद में हो, जब तुम टोटल इनकम निकालोगे तो टोटल इनकम निकालते हुए तुम कंप्यूटेशन जो करोगे वो विदाउट इंडेक्सेशन करोगे, वहां विद इंडेक्सेशन वाली गेम मत खेल देना। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? विदाउट इंडेक्सेशन से गेन तुम्हारे कम आएंगे ज्यादा आएंगे? बताओ सारे बच्चे। अभी दिव्या तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, मजा आएगा देखना कितना भाई साहब तुम कहोगे भाई साहब आज गाबा सर आपने जो कंसेप्ट समझा दिया ना मजा आ गया। सारे बच्चे बोल देना विदाउट इंडेक्सेशन से गेन तुम्हारे कम आएंगे ज्यादा आएंगे? अभी तुषार नालायक हो क्या, लेस आएंगे? भाई दिमाग तो सही है आपका, बच्चा कह रहा कम आएंगे। अरे बिना इंडेक्सेशन के गेन तुम्हारे कम आएंगे। अबे नालायको तुम क्या समझ रहे हो, इंडेक्सेशन से कॉस्ट बढ़ती है और गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हारे कैपिटल गेन बिना इंडेक्सेशन के निकालेंगे, तो बिना इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन ज्यादा आएंगे। पहले इस बात से एग्री करो तुम, ज्यादा आएंगे। अब बिना इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन ज्यादा आएंगे, बात समझ में आ रही है? अच्छा इंडेक्सेशन करने से गेन कम आएंगे। अब जब तुम टोटल इनकम निकाल रहे हो ग्रोस टोटल इनकम, तो गवर्नमेंट जो कैपिटल गेन इनकम में जोड़ रही है वो विदाउट इंडेक्सेशन वाले जोड़ रही है या विद इंडेक्सेशन वाले जोड़ रही है? बताना मुझे सारे बच्चे बताओ। जब तुम्हारी टोटल इनकम निकाली जाएगी, जब तुम्हारी टोटल इनकम निकाली जाएगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो कैपिटल गेन की जब इनकम निकाली जाएगी तो वो जो गेन तुम्हारे निकाले जाएंगे वो विदाउट इंडेक्सेशन वाले इनकम में जोड़ेंगे या विद वाले जोड़ेंगे? विदाउट वाले जोड़ेंगे। जब विदाउट वाले तुम्हारी इनकम में जोड़ेंगे, हो सकता है आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर पहुंच जाए, आप सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल हो जाओ। बात समझना मेरी बात को, कितना खतरनाक लो बनाया है। हो सकता है कि विदाउट इंडेक्सेशन अगर इनकम जोड़ते तुम रिबेट में कवर हो जाते क्योंकि तुम्हारे गेन कम आते, और विद इंडेक्सेशन जो गेन जोड़ते तुम्हारे गेन कम आते, तुम्हें रिबेट मिल जाती। विदाउट इंडेक्सेशन जोड़ने से तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तुम्हारा रिबेट मारी गई, तुम रिबेट से बाहर निकल जाओगे, तुम सरचार्ज में जल्दी कवर हो जाओगे। गवर्नमेंट कह रही है भैया ध्यान रखना टोटल इनकम के टाइम पर तो विदाउट इंडेक्सेशन वाली गेन जोड़ना, जब तुम बाद में टैक्स पे करोगे ना, जब तुम बाद में टैक्स पे करोगे उस टाइम पर तुम एक रफ काम पे एक रफ पेपर ले लेना। रफ क्या ले लेना? रफ पेपर। उस रफ पेपर में 2 कैलकुलेशन कर लेना, विदाउट वाली विद वाली। विदाउट वाली पर 12.5, विद वाली पर 20। जहां टैक्स कम होगा वो कम टैक्स हमें दे देना, बट ये विद इंडेक्सेशन वाली कैलकुलेशन ये रफ में करना, टैक्स देते हुए करना, इनकम निकालते हुए मत करना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही समझ में? आओ करके देखते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं जी। ठीक है, आओ एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जी। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी, अब सारे बच्चे बताओ जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कोई बात नहीं समझ में आई आदित्य, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, टेंशन मत लो, यहीं पे हूं। ठीक है, जानिए ना कहीं। ऐसे कैपिटल गेन में नहीं 1-2 घंटे लगाऊंगा, कम से कम 6-7 घंटे लगाऊंगा। जब तुम्हारे दिल से निकलेगा ना सर बहुत बढ़िया समझ में आया, तब जाके कैपिटल गेन खत्म करूंगा। अब सुनो ध्यान से, हाँ अभी समझ में आएगा राधिका, टेंशन मत लो। लिखो एग्जाम्पल, लिखो बिल्डिंग, लिखो एग्जाम्पल, लिखो बिल्डिंग आपने मान लो परचेज की है 8 लाख रुपए की। बिल्डिंग मान लो आपने 8 लाख रुपए की परचेज की है। ठीक है जी, बिल्डिंग आपने कितने की परचेज किया? 8 लाख रुपए की परचेज की है 25 जून 1995 को। इसकी FMV 141 को 10 लाख। FMV कितनी है? 10 लाख। ठीक है, और यहां पे SDV जो आ रही है 141 को आ रही है
मान लो 12 लाख रुपए। कितने की आ रही है? 12 लाख रुपए की आपकी एसडीवी आ रही है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं जी? बोलो बोलो, बोल भी दो। लोग कर दें इसको, ठीक है। आगे लिखो अब यहां पे। अब ये बिल्डिंग आपने सेल कर दी है, ठीक है जी, बिल्डिंग आपने सेल कर दी है। अच्छा, बिल्डिंग आपने जो सेल की है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग जो सेल की है, भगवान झूठ ना बुलवाए, आपने बिल्डिंग सेल की है, मान लेते हैं 65 लाख की। आपने कितने की सेल की है? 65 लाख की आपने बिल्डिंग बेच दी है, ठीक है जी। आपने 65 लाख रुपए की बिल्डिंग बेच दी है। बहुत ध्यान सुना। और ये बिल्डिंग बेची कब है? ये बेची है 28 सितंबर 2024 को। 28 सितंबर। इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी इंडेक्स नहीं होगी, कुछ नहीं, इंडेक्सेशन नहीं होगा भाई। इंडेक्सेशन होता है कैपिटल एसेट के बेस पे। अब इंडेक्सेशन खत्म हो गया तो सारा इंडेक्सेशन ही खत्म हो गया जी। अब सुनो, नहीं नहीं ज्योति, अभी अभी ट्राई नहीं करना आपने, पहले मैं समझाऊंगा, ट्राई बाद में करना ना, ठीक है ना। ट्राई वाले बाद में करना, फिर ऐसे कंफ्यूजन होगी। पहले मैं करवाऊंगा, पहले मैं कराऊंगा। पहले एक बात मेरे को बताओ, बहुत ध्यान सुनना। ऐसा करो, इसके विद इंडेक्सेशन गेन निकालो पहले तो। ऐसा करते हैं, विद इंडेक्सेशन गेन निकालते हैं, विद इंडेक्सेशन गेन निकालते हैं जी। आपकी कैमरा की रेशो एडजस्ट कर लीजिए। अबे इधर सुनो ध्यान से, कैमरा को बाद में एडजस्ट कर लेना, मुझे मत देखो, इस प्यार से मेरी तरफ मत देखो, प्यार हो जाएगा। कैपिटल गेन से प्यार करो, इधर देखो, कैमरा को बाद में देख लेना। विद इंडेक्सेशन गेन निकालते हैं जी। तो यहां पे सेल प्राइस 65 लाख, ठीक है। आईकोआ, अब आईकोआ में 10 और 12 में से लेस आ गया 10 लाख, 8 लाख और 10 लाख हायर बन गया 10 लाख। तो यहां पे आएगा 10 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये हो गया 36,30,000। तो कैपिटल गेन जो मेरा आ गया 65 लाख में से 36,30,000, ये आ गया 28,70,000 पे मेरा कैपिटल गेन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 28,70,000 पे मेरा विद इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकल के आ गया। डन। तुम पहले ऐसे ही करते थे, तुम पहले ऐसे ही करते थे, तुम्हारा इतना गेन आता था। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहले की बात करो, नया लो छोड़ दो, पहले की बात करो। जब तुम ग्रोस टोटल इनकम निकालते थे, ग्रोस टोटल इनकम, तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते थे? ग्रोस टोटल इनकम तुम ऐसे निकालते थे, उसमें करते थे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, यही करते थे। यहां सैलरी की इनकम लिखते थे, हाउस प्रॉपर्टी लिखते थे, पीजीपी लिखते थे, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब बताओ, जब तुम ये ग्रोस टोटल इनकम निकालते थे, तो ग्रोस टोटल इनकम में तुम कितना कैपिटल गेन दिखाते थे? बोलो बोलो बोलो, कितना कैपिटल गेन दिखाते थे? तुम दिखाते थे 28,70,000, तुम दिखाते थे 28,70,000। और फिर तुम्हारी कोई और इनकम तो है नहीं, तो 28,70,000 तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम आती थी, और यही तुम्हारी टोटल इनकम आती थी। मान लो डिडक्शन नहीं है तो टोटल इनकम आती थी, इस पे फिर तुम टैक्स लगाते थे। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला था, तो 112 पे लगाते थे 20%, वो स्लैब रेट वाला बेनिफिट माइनस करने के बाद। तो इस पे तुम क्या करते थे? अप्रोक्सीमेट, एक बार स्लैब रेट को छोड़ दो, तो यहां पे तुम 20% रेट लगाते थे। इस बात से एग्री करते हो? इस बात से एग्री करते हो मेरी? ऐसे ही काम करते थे ना तुम? ऐसे ही काम करते थे ना? मैं ये मान के चल रहा हूं, वो जो 2.5 लाख रुपए का अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट है, उसको एक बार छोड़ दो। तुम ये काम करते थे, इस पे 20% लगाते थे, तुम यही काम करते थे। आपको मेरी बात से एग्री करना पड़ेगा, आप यही काम करते थे। अब गवर्नमेंट कह रही है, अब तुम आ जाओ नई अमेंडमेंट पे। अब गवर्नमेंट ने कहा, सुनो हेलो, ओए ओ इधर आओ। खरीदी कब है? 23 जुलाई 24 से पहले। बेची कब है? 23 जुलाई 24 या उसके बाद। तो भाई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन निकाल विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है जी, ठीक है सर, निकाल देता हूं। अब अगर विदाउट इंडेक्सेशन गेन निकालूंगा, जब मैंने विदाउट इंडेक्सेशन की बात की, तो सेल प्राइस मेरा आ गया 65 लाख। अब यहां पे सिर्फ कोआ माइनस करेंगे। कोआ कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए आ रही है ना, 10 लाख रुपए कोआ मेरी आ रही है, ठीक है, 10 लाख रुपए आ रही है। अब 10 लाख रुपए आ रही है, तो यहां पे मेरे 55 लाख रुपए के मेरे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए। बोलो हाँ, 55 लाख के लॉन्ग टर्म गेन आ गए, 55 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म गेन आ गए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने कहा जी, अब सुनो, अब दिक्कत क्या है? मैंने कहा भाई साहब क्या कर दिया ये आपने,
मैं कहा 55 लाख रुपए के मेरे लॉन्ग टर्म गेन आ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम यार? हेलो भाई साहब, क्या कर दिया आपने? ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है यार, ये तो गलत है भाई। सारी पब्लिक अगेंस्ट हो गई भाई, कर क्या दिया? सारी पब्लिक अगेंस्ट होगी कि कर क्या दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं। अब सुनो ऑप्शन मिला कहां है, सुनो ऑप्शन मिला कहां है। अब गवर्नमेंट ने कहा ऑप्शन जो मिला है वो कंप्यूटेशन में नहीं मिला। मतलब जब मैं अपनी इनकम निकालूंगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीपी है नहीं, कैपिटल गेन में अब तू 55 लाख ही जोड़ेगा। तेरे कैपिटल गेन जो है वो 55 लाख ही है दिखाने को। अब सोच के बोलो, अब मेरी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई साहब? 55 लाख रुपए की मेरी इनकम आ गई। 55 लाख की मेरी इनकम आ गई। सारे बच्चे बोलो हाँ, 55 लाख की इनकम आ गई। अब अगर 55 लाख की इनकम आ गई तो गवर्नमेंट ने अब तू इस पर टैक्स निकाल। अब जब तू इस पर टैक्स निकालेगा, जब तू इस पर टैक्स निकालेगा, अब हम तुझे ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे? ये 55 लाख रुपए जो विदाउट इंडेक्सेशन, इसका 12.5%। एक बार वो 2.5 लाख वाली लिमिट दिमाग से हटा के चलना, कहीं तुम कहो सर वो कहां है, एक बार हटा के चलो, नॉर्मल कैलकुलेशन करो। 55 लाख का 12.5%, और जो आफ्टर इंडेक्सेशन है वो हमने निकाले हैं अभी 28,70,000 का 20%। अब बताओ एक बार निकालना, 55 लाख का 12.5%, ये तेरा आएगा 6,87,500, और 28,70,000 रुपए का 20%, ये आएगा 5,74,000 रुपए। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, सारे बच्चे सोच के बोलना, बताओ सोच के बोलो, सोच के बताओ यहां पे लेस क्या आ रहा है? ये वाला लेस आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अब तू ये लेस वाला हमें टैक्स पे कर दे। अब तुम्हें क्या पे कर दे? लेस वाला। अब देखना, अगर ये गवर्नमेंट मुझे बेनिफिट नहीं देती, मुझे तो नुकसान हो गया था भाई। अगर गवर्नमेंट मुझे बेनिफिट नहीं देती, मुझे तो नुकसान हो गया था। मुझे तो क्या करना पड़ता? जो बच्चा कहां है वो, जो ताई जी अच्छी हैं, ताई जी अच्छे, बच्चा कह रहा था कि रेट भी तो कम हुआ। गाबा सर चेक कर लो भाई साहब, रेट कम होने पर भी नुकसान हो रहा है, रेट कम होने पर भी नुकसान हो रहा है। 6,87,500 टैक्स देना पड़ता, जबकि 5,74,000 एक्चुअल में बन रहा था इंडेक्सेशन के बाद। कितना बना था? 5,74,000। तो गवर्नमेंट ने कहा अब हम तुझे बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट कितने? विच एवर इज लेस। तो मेरे को बताओ 5,74,000 देना है, बट आपको नहीं लग रहा कि इनकम 50 लाख से ऊपर जा चुकी है? इनकम 50 लाख से ऊपर जा चुकी है। देखो गवर्नमेंट ने कितना शार्प माइंड चला। अब 50 लाख से ऊपर है तो 10% अब सरचार्ज भी लगेगा। अब इसमें, इस टैक्स में 574 में भाई साहब 10% अब तुम सरचार्ज भी जोड़ोगे, और फिर जाके तुम यहां पे सेस पे करोगे। अब चेक करो, यही पंगा हो गया कि गवर्नमेंट ने कंप्यूटेशन के टाइम पर तो पूरा जोड़ दिया, और जब नीचे टैक्स निकाला तो बीच एवरेज लेस बोल दिया। और सोचना यार, अगर मान लो, देखना कितनी बड़ी दिक्कत आ रही, कितनी बड़ी दिक्कत होती अगर मान लो गवर्नमेंट यहां पे, हेलो प्लीज, अगर गवर्नमेंट यहां पे आपको विच एवरेज लेस का बेनिफिट नहीं देती, मान लो बेनिफिट नहीं देती, तो एक तो भाई साहब इतना टैक्स पे करो, फिर सरचार्ज में आ गया, फिर सरचार्ज पे करो। आप देख रहे हो कहां टैक्स बनता 574, कहां 6,87,500 देना पड़ता, फिर सरचार्ज 68,000 रुपए के राउंड और देना पड़ता। 2-2.5 लाख रुपए की चपत लग जाती। 2-2.5 लाख रुपए का मेरा काम हो गया था। ये तो शुक्र है लोगों ने आवाज उठाई, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर लेस वाला पे कर दो। बट अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि कंप्यूटेशन में इनकम पूरी जोड़नी है। जब कंप्यूटेशन के अंदर इनकम पूरी जोड़नी है तो कहीं ना कहीं उससे मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो शायद मैं सरचार्ज के दायरे में आ जाऊंगा, या हो सकता है कि रिबेट मेरे को मिलना बंद हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आपकी निकल के आ रही है। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो फर्क नहीं भाई अविनाश, अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो फर्क नहीं पड़ रहा। वो भी क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपको टैक्स निकालने के टाइम पर बेनिफिट मिल गया। अगर गवर्नमेंट ये टैक्स निकालने के टाइम पर बेनिफिट नहीं देती तो एक तरह से आप डबल टैक्स पे कर रहे थे। आपका टैक्स ज्यादा जा रहा था, ऊपर सरचार्ज वाली लिमिट के अंदर आ रहे थे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन। तो ये पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है। तो इस पॉइंट में गवर्नमेंट यहां पे, बट मैं बता दूं, सुनो ध्यान से, अब कान खोल के सारे बच्चे सुन लो, ये पॉइंट एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा कब? अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो।
आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो बस, और परचेज आपने पहले की है, बेची आपने बाद में है, तब ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा कि कंप्यूटेशन तो करेंगे विदाउट इंडेक्सेशन, और जो विदाउट इंडेक्सेशन गेन आएगा वही गेन वहां पे जोड़ेंगे, बट जब टैक्स निकालने की बात होगी तो विच एवर इज लेस वाला जो टैक्स होगा वो तुम पे कर देना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। 10% वाला, 10% तो सरचार्ज है ना। अरे फैजन नालायक, इनकम 55 लाख हो गई ना, 50 लाख से ऊपर चली गई तो 50 लाख के बाद तो सरचार्ज है, तो जो तुम्हारा टैक्स आएगा उसमें तुम 10% सरचार्ज भी तो जोड़ोगे, फिर 4% सेस आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब सारे बच्चे लाइक ठोक दो अगर समझ में आ गया, और कमेंट तुम करते नहीं हो, डांट खाने वाले काम कर दो तुम कम से कम। कल भाई साहब मेरे को सर भी कह रहे यार बच्चे तो आपके पास आ जाते हैं कमेंट करते नहीं, मैं कहा सर नालायक बच्चे हैं बिल्कुल ही। ठीक है, अब तुम एक डायग्राम बनाओ इसका, ठीक है, और इस अमेंडमेंट को मैं खत्म नहीं, मतलब अमेंडमेंट खत्म हो चुकी है, अमेंडमेंट खत्म हो चुकी है, और इस डायग्राम के बाद देखना तुम्हें कितना और बढ़िया लगेगा, तुम्हें मजा आएगा डायग्राम के बाद। बट इसके कल हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके हम कल कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें खरीदा पहले बेचा बाद में तो क्या फर्क पड़ेगा, कि टोटल इनकम में कितना जुड़ेगा, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ताकि हमें प्रैक्टिस हो गया। क्योंकि 100% है सर, ऐसा डाउट ही नहीं है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% बनेगा, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इसमें से क्वेश्चन ना बने, 100% क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, चलो आओ अब एक बार मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूं जी, यहां पे लिखो जी। अच्छा एक डायग्राम तो कल आपने बनाया था ना, एक डायग्राम तो कल आपने बनाया ही था, अगर आपको याद आ रहा हो। बिफोर वाला तो बना लिया था ना, बिफोर वाला तो आपने बना ही लिया था, ठीक है ना। अब दूसरा बनाते हैं जी, आओ जी लिखो यहां पे। अब इसको मैं लिख रहा हूं डायग्राम 2। डायग्राम 2, डायग्राम 2 लिखो जी। बहुत तरीके से बनाना डायग्राम, बहुत तरीके से बनाना डायग्राम, ठीक है जी। लिखो कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 24, ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। उस केस में क्या होगा जी? तो एक्वायर बिफोर, ट्रांसफर ऑन और आफ्टर। तो लिखो दो केस, या तो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पहले था वही सेम है। शॉर्ट टर्म में तो पहले भी सेम ही था, एफबीओसी या सेल प्राइस माइनस में कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस में कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस में ईओटी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये माइनस करके ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इस पे तुम टैक्स लगाओगे जी, टैक्स एज पर स्लैब रेट। बस एक बार ये देख लेना कि यहां पे वो 111A ना लग रहा हो, सब्जेक्ट टू सेक्शन 111A, ठीक है ना। वो 111A शेयर्स वाला, आप सब जानते हो 111A वाले केस में अब रेट 20% हो चुका है, तो अगर वो वाला शॉर्ट टर्म है तो वो 20% लगेगा, अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट लगेगा जी, ठीक है जी। तो ये तो शॉर्ट टर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हाँ 5,74,000 में सरचार्ज जुड़ेगा ना, जो टैक्स आया उसी में तो सरचार्ज जुड़ेगा, ठीक है।
यहां क्लियर हो गया जी। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म में आओ जी। अब कमाल की बात देखो, अब यहां पे दिक्कत है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, जो लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन करनी है, क्या हमें कंप्यूटेशन दो करनी है या कंप्यूटेशन एक ही है? मेरे को सारे बच्चे बता दो। अब तुम्हारी दो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन एक ही है? अब कंप्यूटेशन एक ही है, अब दो कंप्यूटेशन नहीं है। अब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कंप्यूटेशन भाई एक ही है। विदाउट इंडेक्सेशन ही कंप्यूटेशन है, विद इंडेक्सेशन वाली कंप्यूटेशन नहीं है। जो इंडेक्सेशन करना है वो टैक्स निकालने के टाइम पे करना है, पहले नहीं करना। तो एक ही कंप्यूटेशन है जी। अब लिखो यहां पे जी, लॉन्ग टर्म में भी कैसे निकालोगे? लॉन्ग टर्म में भी एफवीओसी, सेल प्राइस, माइनस में यहां पे लिखो कोआ। अब यहां पर भी कोआ आएगा, गलती से आई कोआ मत कर देना। माइनस में कोई, ठीक है, माइनस में ईओटी, माइनस में ईओटी। अब यहां पे क्या निकल के आ रहा है जी? अब यहां पे निकल के आ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है ये आपका आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ रहा है? ये आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस ये बात ध्यान से करो जी। क्लियर है जी? ये आपका निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? अब गवर्नमेंट कह रही है ये बताओ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखो, किसने कमाया, किसने कमाया एंड किस एसेट से कमाया। यहां पे दो क्वेश्चन है कि अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो तुमने कमाया, किसने कमाया, मतलब ये पर्सन कौन है और किस एसेट से कमाया। तो लिखो यहां पे जी। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अब गवर्नमेंट ने कहा अगर ये पर्सन, तीन केस बना लेना यहां पे, अगर ये पर्सन रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचईएफ है, अगर ये पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचईएफ है, प्लस में अगली कंडीशन क्या है, प्लस में ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ है। अगर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ है और लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, अगर ये है जी, ठीक है जी, अगर ये है, और अगर ये मान लो अदर पर्सन है, अदर पर्सन है प्लस ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग है, ये दूसरी कैटेगरी। और अगर ये ध्यान रखना, एनी पर्सन प्लस में एनी अदर कैपिटल एसेट, एनी पर्सन प्लस में एनी अदर कैपिटल एसेट अदर देन लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को छोड़ के कोई भी है, फिर चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसकी तीसरी कैटेगरी है। अब बताओ जी, अब अगर मान लो मैं इस कैटेगरी में कवर हूं, अब ये तीन कैटेगरी होगी जी आपकी, ये तीन कैटेगरी होगी। अब मेरे को सारे बच्चे बता दो, अगर मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ हूं और लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर की है, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो फिर यहां पे, अब गवर्नमेंट ने कहा यहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन, हैव ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? 20% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्स, या तो आफ्टर इंडेक्स 20% या 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स। अब इनमें से जो लेस होगा ये आपको पे करना होगा, ये आपका क्या होगा, पेबल टू गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट को पेबल होगा जी, ये जो है ये गवर्नमेंट को पेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर लैंड और बिल्डिंग ही है, मान लो लैंड और बिल्डिंग ही है, लैंड बिल्डिंग ही बेची है, बट मैं इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हूं, या मैं नॉन रेजिडेंट हूं, या मैं कंपनी हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में ध्यान रखना, इस केस में गवर्नमेंट कहती है 12.5% एक ही रेट है ऑन LTCG विदाउट इंडेक्सेशन, यहां पे नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं है, बात खत्म। एनआर वाले केस में भी दिव्या इधर आ गया ना, आप समझो ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बस ये लो है, बाकी सब तो मैंने इधर ही लिख दिया। और भाई अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है, फिर तो कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ कोई भी है, फिर तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है तो फिर 12.5% ऑन LTCG विदाउट इंडेक्सेशन। यहां पर भी गवर्नमेंट कह रही है कोई ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको डायग्राम एक बार आप देखो, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, आप चेक करना, आपको मजा आ जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई साहब किस केस में क्या है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, सिंपल सी बात ये है, ये पॉइंट है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस केस में कैसे, देखो कैलकुलेशन सब में सेम करनी है, फर्क सिर्फ आ रहा है टैक्स निकालने में। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई अगर तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो, प्लस है बीच में, प्लस तुमने ट्रांसफर किया लैंड और बिल्डिंग और बहुत, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, ठीक है ना, बट तुमने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर की, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम कोई और एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी हो, तो भी भैया 12.5% ही है। तो सिर्फ ध्यान रखो, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, सिर्फ इसी केस में ऑप्शन अवेलेबल होगा और किसी भी केस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बस इतना सा याद करना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें ऑप्शन लेना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, तभी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान। लोअर आया कंप्यूटेशन 50 तक अबव है, हाँ तो बिल्कुल लगेगा जैन, यार जैन साहब कैसी बात कर रहे हो, जब इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा ना, नीचे कुछ भी हो रहा हो, सरचार्ज इनकम के बेस पे लगता है, सरचार्ज कभी टैक्स के बेस पे नहीं लगता, ये बात ध्यान देना चाहिए। सर इन फर्स्ट पार्ट एक्वायर, अरे यार हद होगी, जब मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी, ये पूरा केस ही एप्लीकेबल कब है, ये पूरा केस एप्लीकेबल कब है, अगर आपने एक्वायर किया हो पहले और बेचा हो बाद में, नालायक। ठीक है जी, क्लियर है? क्या लॉक कर सकते हैं, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? सारे बच्चे फटाफट से बताओ जी। ठीक है, ओल्ड रिजीम हो न्यू रिजीम हो, सब में सेम है भाई, ये ओल्ड, इसमें ओल्ड और न्यू का पंगा मत डालो, इसमें सब में सेम है, ये ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट न्यू रिजीम वालों का, सबको बेनिफिट मिला है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो तो मेरे को एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्लियर कर दो, फिर हम क्लास ओवर करेंगे और कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम तीसरी कैटेगरी भी करेंगे। कोई बताएगा तीसरी कैटेगरी कौन सी बची, बताओ, बोलो बोलो, वो तीसरी कैटेगरी कौन सी बची? अगर खरीदा भी बाद में और बेचा भी बाद में तो क्या होगा? अभी दो कैटेगरी हमने कर ली, खरीदा पहले बेचा पहले, कल कर लिया था, खरीदा पहले बेचा बाद में, अभी कर लिया। तीसरी कैटेगरी बची है, खरीदा बाद में और बेचा भी बाद में, तो क्या होगा? वो तीसरी कैटेगरी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, खरीदा पहले बेचा बाद में, तो गवर्नमेंट ने कहा कंप्यूटेशन सेम है, कैसे? सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस ईओटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे। मैंने कहा हाय हाय मेरे साथ दिक्कत होगी, हाय दिक्कत होगी, हाय नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ने कहा रुक जा, कंप्यूटेशन तो ऐसे ही होगी, जब तू इसका टैक्स निकालेगा बाद में, तो अगर तू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और ये तूने लैंड और बिल्डिंग बेची है, तो हम तुझे ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे? कि जो विदाउट इंडेक्सेशन तूने गेन निकाला, विदाउट इंडेक्सेशन का 12.5% और विद इंडेक्सेशन का 20%, जो लेस वाला होगा वो तू हमें टैक्स पे कर दियो। ठीक है, और अगर तूने लैंड बिल्डिंग नहीं बेची, तूने अदर एसेट बेची है, तो 12.5% होगा विदाउट इंडेक्सेशन। और हां, अगर तूने लैंड बिल्डिंग बेची है बट तू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, तो कोई दूसरा पर्सन है, तो भी 12.5% होगा विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ तभी मिलेगा कि तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो और तुमने लैंड बिल्डिंग बेची है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तभी ऑप्शन मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, रेजिडेंट ऑब्वियस सी बात है, रेजिडेंट में आरओआर आरएनओआर दोनों आएंगे। ठीक है ना, रेजिडेंट में आरओआर आरएनओआर दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों ही रेजिडेंट का पार्ट है।
ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अब कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। अगर अच्छी लगे तो इसको मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में शेयर करना, इसको लाइक करना, कमेंट बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और ये वीडियो ऊपर आती है, इसको बहुत सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।